हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। हिप जॉइंट के मूवमेंट्स तक देखने के बाद अब हम देखेंगे क्लिनिकल ऑफ हिप जॉइंट। तो क्लिनिकल जो है वो हिप जॉइंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो जनरली जॉइंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली क्या डिजीज़ होती है, दैट इज़ द डिसलोकेशन। तो हिप जॉइंट की जो सबसे पहली डिसलोकेशन है दैट इज़ डैशबोर्ड इंजरी। नाउ गाड़ी में जनरली देखा होगा आगे सामान रखने के लिए डैशबोर्ड होता है। तो होता क्या है, गाड़ी में हम जनरली कंफर्टेबली नहीं बैठे होते हैं। कंफर्टेबल हम तब कब बैठेंगे जब हमारी पीठ है, जो स्पाइन है, वो किसी चीज़ पे सपोर्ट में होगी। अगर हमारी स्पाइन सपोर्ट में नहीं है तो हमारा हिप जॉइंट पे कंफर्टेबल नहीं होगा। सेम अगर इफ़ गाड़ी में हम बिना बैक के सपोर्ट के अगर हमारा पैर डैशबोर्ड पे टच होता है और कोई भी मैकेनिकल इंजरी आती है या एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट में, तो सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर होता है या डिसलोकेशन होता है दैट इज़ पोस्टेरियर डिसलोकेशन। डैशबोर्ड इंजरी को पोस्टेरियर डिसलोकेशन भी बोल देते हैं। होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट डैशबोर्ड जो है वो हिट करता है नी को एंड फीमर जो है वो पोस्टेरियर साइड में डिसलोकेट हो जाती है। दिस इज द पोस्टेरियर डिसलोकेशन बिकॉज फीमर शिफ्ट टू पोस्टेरियर साइड। इसके बाद हम देखेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट, हिप जॉइंट में जो है क्लिनिकल वो एक एज बेस पैटर्न को शो करती है। लेस देन 5 ईयर्स में क्या होता है, 5 to 10 में क्या होता है, 10 to 20 में, 30 to 60 में, एंड आफ्टर 40 क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेस देन 5 ईयर्स। लेस देन 5 ईयर्स की एज में सबसे कॉमन जो है दैट इज कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन एंड टीबी। कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन जो है ये मोस्टली सीन होते हैं इन लेस देन 5 ईयर्स। वाई? बिकॉज जो हिप बोन है या हिप बोन की जो एसेटाबुलम कैविटी है वो काफ़ी टाइम लगाती है फॉर्म होने में, जिस वजह से क्या होता है समटाइम्स वो 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम में IUL में, इंट्रायूटेरल लाइफ में, वो ग्रो नहीं कर पाती है, जिस वजह से जो एसेटाबुलर कैविटी है वो छोटी हो जाती है और हिप जॉइंट का कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मोस्टली सीन इन हिप जॉइंट बिकॉज एसेटाबुलर कैविटी takes place take time to form. This is congenital dislocation. इसके बाद है टीबी। टीबी जनरली यहाँ पर रेफर्ड पेन लिया गया है। मैं समझाता हूँ कैसे। होता क्या है कि दिस इज आवर लेग, ये हमारा लेग है, दिस इज नी, ये है हमारा पेल्विस रीजन। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ से ऑब्ट्यूरेटर नर्व पास करती है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर नर्व है ये नी को भी सप्लाई कर रही है एंड तो अगर यहाँ पर डिसलोकेशन होगा तो ऑब्वियसली इस ऑब्ट्यूरेटर नर्व का कंप्रेशन पड़ेगा। तो उस ऑब्ट्यूरेटर नर्व के कंप्रेशन की वजह से नी में पेन होगा। तो सेम नर्व होने की वजह से ऑब्ट्यूरेटर नर्व डिसलोकेशन की वजह से टीबी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि या नी में पेन हो सकता है, टीबी होगा लेकिन पेन किधर होगा, नी में होगा, बिकॉज सेम ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है टू द नी। टीबी में क्या है, रेफर्ड पेन बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। इसके बाद है 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज में
पार्थेज डिजीज होती है जिसे सूडोकोक्सैल्जिया भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस पार्थेज डिजीज? होता क्या है कि बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, तो अगर हिप जॉइंट पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो डिजीज़ हो सकती है, या पार्थेज डिजीज़ जो है वो हो सकती है। इसमें क्या होता है? बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। अब इसको पहचानने का रेडियोलॉजिकल तरीका देखते हैं हम। जनरली दिस इज द नॉर्मल हिप जॉइंट, दिस इज नॉर्मल हिप जॉइंट। तो नॉर्मल हिप जॉइंट में क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर कॉन्केविटी एक फॉलो हो रही है, दिस कॉन्केविटी, दिस इज क्लियरली विजिबल। लेकिन जो अफेक्टेड है हिप जॉइंट उसमें आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्केविटी फॉलो नहीं हो रही है, एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस इज नोन एज पार्थेज डिजीज। अब यहाँ पर अगर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो जो एसेटाबुलर कैविटी है वो छोटी होने लगेगी, या प्रॉपर उनमें डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्टेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें, ठीक है। इधर मैं अगर देखूँ तो इट इज़ क्लियरली विजिबल। ये एक्यूट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूडोकोक्सैल्जिया। सूडो इसलिए बोला गया है बिकॉज इट कैन बी क्योर्ड। अब ऐसे हम ड्रग्स दे सकते हैं जिससे यहाँ का ब्लॉकेज या कोई भी क्लॉट बन गया है वो खुल जाए, और ताकि ब्लड सप्लाई इजीली हो सके, और फिर कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो इट कैन बी इजीली विजिबल। दिस इज पार्थेज डिजीज। तो 5 ईयर्स से कम वालों में होती है कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन एंड टीबी बिकॉज ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व। 5 to 10 ईयर्स ऑफ एज में होती है पार्थेज डिजीज, जिसे सूडोकोक्सैल्जिया भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज में होती है कॉक्सा वेरा। एल्बो जॉइंट में हमने याद किया होगा क्यूबाइटल वेरस एंड क्यूबाइटल वेल्गस, सेम यहाँ पर है कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। नॉर्मल जो है वो नी हमारी इस पोजीशन में होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। दिस इज आर फीमर। ये जो है ये है फीमर का नॉर्मल एंगल, दिस इज नॉर्मल एंगल ऑफ द फीमर। एंड ये जो नॉर्मल एंगल है ये होता है 130 डिग्री का। तो अगर तो ये एंगल कम हो रहा है, इफ दिस एंगल डिक्रीजेस, दिस इज कॉक्सा वेरा। और अगर ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, इफ दिस एंगल इंक्रीजेस, दिस इज कॉक्सा वेल्गा। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजिबल कैसे होगा वो पर्सन जिसे कॉक्सा वेरा होगा या कॉक्सा वेल्गा होगा। तो जिसे कॉक्सा वेल्गा होगा यानी एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके जो लेग्स हैं वो अपार्ट हो जाएंगे। एंड कॉक्सा वेरा जो है उसमें एंगल डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से नीज जो है वो क्लोज आ जाएंगे, जिसे हम नॉक नी भी बोल सकते हैं एक टाइप से। एंड इट कैन बी क्योर्ड। सो दिस इज द कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। एंड ये जनरली यंगस्टर्स या टीनेजर्स में होती है, एंड कॉमनली देखी भी गई है नॉक नी। अब हम देखेंगे फीमर नेक फ्रैक्चर जो है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, जनरली देखा भी गया होगा कि 40 की एज के बाद जो बोन्स है उनमें डिप्लेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। एंड दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ कॉमन आर्थराइटिस। इसमें क्या हो जाता है, जो आर्टिकुलर कैविटी होती है, आर्टिकुलर कैविटी वो डैमेज होने लग जाती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एंड इट इज़ कॉमन आर्थराइटिस इन वेट बियरिंग जॉइंट्स। जितने भी वेट बियरिंग वाले जॉइंट्स होते हैं उनमें कॉमनली देखा गया है।
अब देखते हैं जनरली 40 के बाद घुटनों में दर्द होना, हिप में दर्द होना, नीज़ में दर्द होना, तो ये सारे वेट बियरिंग जॉइंट है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज फीमर हेड, नेक ऑफ द फीमर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के बीच इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, दिस इज द फीमर। अब मैंने बताया था कि रेटिकुलर आर्टरी जो है वो पास करती है टू द हेड ऑफ द फीमर। तो रेटिकुलर आर्टरी जो है वो कैसे पास करती है? इट पासिस फ्रॉम द नेक एंड हेड में जाती है इस तरीके से, फ्रॉम बोथ द साइड्स। So basically this is the retinacular artery। तो अगर तो फ्रैक्चर बिल्कुल हेड के जस्ट नीचे हो रहा है, दिस एरिया, दिस इज नोन एज सब कैपिटल फ्रैक्चर, सब कैपिटल फ्रैक्चर। अगर इट इज हैपनिंग इन द मिड ऑफ द नेक, नेक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्वाइकल, तो इसलिए बोलते हैं इसे सर्वाइकल फ्रैक्चर। अगर ये फ्रैक्चर इंटरट्रोकेंटर पे हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। एंड अगर ये ट्रोकेंट्रिक लाइन के पास हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं बेसल फ्रैक्चर, बेसल फ्रैक्चर। लेकिन ये नेक पे हो रहा है, तो ये तीन तो नेक पे हो रहे हैं, दीज थ्री। एंड जो इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है वो हो रहा है बिटवीन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे। अब इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि जो रेटिनाकुलर आर्टरी है वो किस किस फ्रैक्चर्स में डैमेज हो रही है? वो डैमेज हो रही है सब कैपिटल फ्रैक्चर में, सर्वाइकल फ्रैक्चर में एंड बेसल फ्रैक्चर में। तो क्या यहाँ पर इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज हो रही है? आंसर है नो। तो इन तीन में रेटिनाकुलर आर्टरी जो है वो डैमेज हो रही है। डैमेज होगी अगर यहाँ पर आर्टरी, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो इन तीन के अंदर होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ द बोन। सेल्स का डेथ होना शुरू हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा, बिकॉज रेटिनाकुलर आर्टरी, इन तीन में से अगर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसमें डैमेज हो सकता है। लेकिन क्या इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में रेटिनाकुलर आर्टरी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? आंसर इज नो। तो इसलिए इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में नो एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो इसलिए नेक्रोसिस भी नहीं दिखता है बिटवीन इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में। तो दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। ये हो गया हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हिप जॉइंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा पोस्टेरियर डिसलोकेशन, जिसे डैशबोर्ड इंजरी भी बोलते हैं। इसके बाद एज बेस पैटर्न में लेस देन 5 years ऑफ एज में है कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन एंड टीबी बिकॉज ऑफ द रेफर्ड पेन इन द नी नोन एज ऑब्टूरेटर नर्व की वजह से। 5 to 10 years ऑफ एज में हो रहा है पार्थीज डिजीज, जिसे सूडोकोक्सैल्जिया भी बोलते हैं, बिकॉज ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई इन द हिप जॉइंट। एंड इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग सम ड्रग्स जो क्लॉट को या ब्लड की सप्लाई को दोबारा चालू करा सकें। इसके बाद है कॉक्सा वेरा, जो 10 to 20 years ऑफ एज में देखा गया है, जिसे नॉकनी भी बोलते हैं। इसके बाद है फीमर का नेक फ्रैक्चर, जो देखा गया है 30 to 60 ऑफ ईयर्स, 30 to 60 की एज में। इसके बाद ग्रेटर देन 40 की एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस शो किया गया है, विच इज़ द कॉमन आर्थराइटिस। इसके बाद हमने रेडियोलॉजिकल देखा पार्थीज डिजीज़ का, और यहाँ पर हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी ख़त्म होती है। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टीच मी एनाटॉमी। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।